इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि गोंडा और कैसरगंज ये दो सीटें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोंडा में कीर्तिवर्धन सिंह के खिलाफ श्रेया वर्मा जो कि बेनी बाबू के परिवार की हैं और उन्होंने बहुत ही शानदार चुनाव लड़ा है और कीर्तिवर्धन जो लगातार जीतते आ रहे हैं वहां के राजा हैं, श्रेया वर्मा ने जो टक्कर दी। एक बात और है, अखिलेश यादव ने इस बार जातिगत समीकरण के हिसाब से टिकटों का बंटवारा बहुत बेहतरीन किया है और इसी वजह से आपको कंफ्यूजन, और मुझे भी ये कंफ्यूजन है कि उत्तर प्रदेश, वैसे मुझे ये लगता है, ईमानदारी की बात बताऊं, इन सब कारणों के बाद भी, क्योंकि 2019 का चुनाव मुझे याद है, सपा बसपा, देश के दूसरे हिस्सों को छोड़ दीजिए, बीजेपी में माफ कीजिएगा, यूपी में सपा बसपा गठबंधन से मजबूत गठबंधन कागज पर कहीं नहीं हो सकता। इन दोनों के वोट को कभी भी मिला दिया जाए तो 40 सीटें कहीं भी नहीं जाती हैं। 35 से 40 सीटें तो इन्हें जीतना ही जीतना है। बावजूद इसके 2019 में दोनों मिलकर 15 सीटों पर ही रहे। इसलिए मुझे बार बार संशय ये होता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ऐसा क्या गुल खिलाएगा जो भारतीय जनता पार्टी से सीटें खींच पाएगा। उसके पास कौन सी ऐसी गणित है। तो मुझे एक चीज दिखाई देती है कि अखिलेश यादव ने इस बार जो टिकटों का बंटवारा किया वो 2019 के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन और जातिगत समीकरण के हिसाब से वो ज्यादा सुटेबल है और वो ज्यादा संभावनाएं दिखाता है कि सीटें उत्तर प्रदेश की कम हो सकती हैं। लेकिन बात वही है, जीत हार का अंतर कम होगा या सीटों का अंतर कम होगा, ये 4 जून को पता चलेगा। तो मैं बात कर रहा था गोंडा की, कीर्तिवर्धन सिंह के रातों की नींद गायब होगी जिस तरीके से श्रेया वर्मा ने वहां पर चुनाव लड़ा। बात यह है कि कुर्मी, चौहान, निषाद, मौर्य, कुशवाहा, ये सारे वोट बीजेपी के साथ पिछले 3 चुनाव में जबरदस्त तरीके थे। इस बार अखिलेश यादव ने कुर्मी कैंडिडेट्स, मौर्य कुशवाहा कैंडिडेट्स, इस तरह के कैंडिडेट्स उन्होंने इतनी अच्छी संख्या में उतारे हैं कि उन जातियों का लगाव और प्रभाव उस तरफ बहुत ज्यादा गया है जो पिछली बार नहीं था। पिछली बार मुस्लिम कैंडिडेट्स की संख्या भी ज्यादा थी, यादव कैंडिडेट्स की संख्या भी ज्यादा थी। इस बार अखिलेश यादव ने तो श्रेया वर्मा, हालांकि 29 बूथों पर श्रेया वर्मा ने ये शिकायत की है कि शासन ने वहां पर बूथ कैप्चरिंग कराई है और उनके वोटरों को वोट नहीं देने दिया गया है। अब उस पर क्या एक्शन होता है क्या नहीं होता, लेकिन बात ये सच है कि कई बार आप जब जाते हैं, तो मैंने एक बार पहले भी कहा था, तो बहुत सारे लोगों ने उसे, मैं तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता नहीं ट्विटर पे और दूसरी जगह, लोगों ने मुझे बोला कि ट्विटर पे वो बहुत चल रहा था कि शासन प्रशासन का। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये हर सरकार में होता है। शासन प्रशासन अपने मजबूत पोलिंग स्टेशंस पर कमजोर डीएमई एसपी को डिप्लॉयमेंट करना है, जैसा ऊपर से आदेश आएगा वैसा करेंगे। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात कि सबसे ज्यादा निगाहें जो कैसरगंज पे लगी थी उसका भी बड़ा बेहतरीन मामला ये है कि कैसरगंज में 2 बातें। पहली बात कि बृजभूषण शरण सिंह इतनी बार से वहां जीतते हैं, सोसाइटी में उनका ऐसा डोमिनेंस है, प्यार का भी, रिश्तों का भी, बाहुबल का भी, कई चीज का मिक्सचर बना करके उन्होंने कैसरगंज में अपना पूरा प्रभाव बनाया हुआ। और कितनी बार से वो कैसरगंज से चुनाव जीतते हैं ये आपको पता ही। लेकिन ये जो प्रकरण महिला पहलवानों का हुआ है उसमें वो आरोपी, 2 आरोप तय हुए हैं, अब अदालत में मुकदमा चलेगा। अभी भी वो कह रहे हैं कि मैं फांसी पर लटक जाऊंगा आरोप सही हो। लेकिन उससे हुआ क्या, पूरे देश में बृजभूषण शरण सिंह की इमेज को, छवि को धक्का पहुंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी इमेज जो थी और जिस तरह के आरोप उन पर लगे, आरोप तय भी 2 हुए, वो बृजभूषण शरण सिंह की पूरी पर्सनालिटी को, इतने दिन के सार्वजनिक जीवन को, उनकी छवि को परेशान करने लायक है। और आपको पता ही है कि जब बाहुबली या कुछ इस तरह का व्यक्ति जिसका डोमिनेंस एक लंबे समय तक हो, लोग विकल्पहीनता के अभाव में और देखते हो, और जब उसके दिन थोड़े से बुरे आते हैं तो बहुत सारे लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं या बदला लेने का मौका तलाशते हैं। ठीक बृजभूषण शरण सिंह के साथ कैसरगंज में मुझे यही होते दिखा। वहां पर चूंकि बहुत एक जनसंख्या जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, जो बीजेपी के लोग हैं,
उन्हें उनको बातचीत करते हुए मैंने सुना और उसमें एक सेंस मैंने ये पाया कि ब्रजभूषण शरण सिंह इस समय कमजोर हुए हैं और अगर इस चुनाव में उन्हें कमजोर कर दिया जाए, अगर इस चुनाव में उनका बेटा चुनाव हार जाए तो वो बहुत ही कमजोर हो जाएंगे, तो क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने वहां ब्राह्मण कैंडिडेट दे दिया। आपको मालूम है कि कैसरगंज में 21% ब्राह्मण है और 21% ब्राह्मण के साथ 12% मुसलमान है, 33% और 8-9% के आसपास यादव है। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है। और इसके अलावा जो दलित है, और इंटरेस्टिंगली मायावती ने भी वहां ब्राह्मण कैंडिडेट दिया, लेकिन उस ब्राह्मण कैंडिडेट को 40,000 वोट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको अब ये बताने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में मायावती ने जिस तरह के टिकटों का बंटवारा किया है, वो 2014 की तरह 0 लोकसभा सीटें पाने में कामयाब होंगी, ऐसा मुझे लगता है। आश्चर्य है कि मायावती का 80 लोकसभा सीटों में कहीं कोई खाता खुल जाए। और जब से मायावती की पार्टी चर्चा में है, मतलब पीछे 4 चुनाव 5 चुनाव देख लिया जाए, मैं 2004 से ही कहता हूं, 4, 9, 14, 19, 24 5 चुनाव में सबसे खराब वोट परसेंट बीएसपी का इसी बार आएगा। इससे खराब किसी लोकसभा चुनाव में बीएसपी का वोट परसेंट नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि बीएसपी का जो कोर वोटर है वो भी किस वजह से उससे शिफ्ट हो गया। और तमाम जो मेरे क्लिपिंग भी वायरल हुई जिसमें बीएसपी का एक चुनावी एजेंट पोलिंग बूथ पर ही कह रहा है कि हमारे उम्मीदवार की जमानत जब्त हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि बीएसपी के बहुत सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मायावती के टिकटों के लगातार काटने बांटने, किसकी वजह से क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन बीएसपी अपने सबसे खराब दौर के लोकसभा चुनाव में चल रही है। तो एक मजबूत फैक्टर है। कैसरगंज में उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट देने की दिया था, लेकिन वो कोई असर नहीं कर सका। चुनाव आमने सामने का हो गया। और ये कह पाना, मैं ये मानता हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे की स्थिति मजबूत है, वो चुनाव जीत सकते हैं, बावजूद इसके कोई ये नहीं कह सकता कि टक्कर नहीं। जो मैंने आपको पहले कह दिया, एसपी बीएसपी से बड़ा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन इस बार चूंकि बहुत सारी जातिगत समीकरण, ये संविधान वाले मसले से दलितों में जो एक बेचैनी है वो बीजेपी के लिए भारी भी पड़ सकती है। क्योंकि मैंने देखा है कि दलितों में ये बात गई है कि 400 सीट से कहीं ये संविधान तो नहीं बदलना चाहते, और बहन जी का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए दलित वोटर एक अच्छी खासी संख्या में टर्नआउट अगर इंडिया गठबंधन की तरफ गया, तब सीटों में क्या हो सकता है ये बताना बड़ा मुश्किल है। मैंने आपको बताया कि जोड़ गुणा भाग करने में इस बार जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आप वेस्टर्न यूपी में तो साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन ईस्टर्न यूपी तक जाते जाते धर्म पर जाति भारी पड़ने लगती है। वो मैं कारण इसलिए बता रहा हूं कि अयोध्या से लल्लू सिंह तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उसके पहले के 2 बार 2004, 2009 में विपक्षी दलों ने वहां से चुनाव जीता था, लेकिन 2024 में अवधेश प्रसाद जो कि विधायक भी हैं, जो कि दलित भी हैं, उनको अखिलेश यादव ने साइकिल से चुनाव लड़ा दिया। वहां पर अयोध्या सीट पर दलित मुस्लिम यादव गठजोड़ अगर बैठ गया और दलितों ने अवधेश प्रसाद को उसी तरह वोट दिया जैसे मेरठ में समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट को दिया है, तो निश्चित तौर पर लल्लू सिंह के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और अयोध्या जहां से भगवान श्री राम का मंदिर बना, और उसी का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर में कि आपके वोट की ताकत राम मंदिर बनाती है, वो राम मंदिर के कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल के लोग राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाते हैं, ये राम के विरोधी है, अगर आ गया तो ये बाबरी मस्जिद बनवा देंगे, अगर ये जीते तो ताला लगवा देंगे, तमाम बातें करते रहते। बावजूद इसके अयोध्या के सीट पर राम मंदिर का 370 का के प्रभाव से ज्यादा जातिगत समीकरण का प्रभाव दिखाई पड़ा है। अब नतीजे के दिन आप देखिएगा हार जीत का अंतर वहां भी वो नहीं रहेगा जो इसके पहले था, और आमने सामने की टक्कर है। मैं फिर भी कह रहा हूं, मुझे इस बात में बहुत शंका है, इस बात में बहुत कंफ्यूजन है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो सकती है। मुझे लगता है कि सीटें कम होना
मुश्किल है। सीटों जीत में हार जीत के अंतर में कमी आ सकती है, और ये शोर जो विपक्ष का दिखाई दे रहा है वो उसके हार जीत, चूंकि उसके वोट को आगे बढ़ा रहा है, इसलिए ऐसा दिखाई देता है। जालौन, इसी तरह झांसी की सीट पर प्रदीप जैन आदित्य बहुत मजबूती के साथ, और अनुराग जो वहाँ के जो बैद्यनाथ आयुर्वेद के मालिक हैं, एमडी हैं, वो पिछली बार भी वहाँ से जीते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदीप जैन आदित्य ने उनको कड़ी टक्कर दी है। झांसी में भी जालौन और हमीरपुर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बांदा एक बार फिर, अब बांदा में बीएसपी का खेल देखिए, मयंक द्विवेदी ब्राह्मण कैंडिडेट दे दिया, और ब्राह्मण अगर उस पर चले जाएंगे तो बांदा में ब्राह्मणों की संख्या अगर बीएसपी कैंडिडेट पे 30% भी जाते हैं तो आर.के. पटेल जो कि भाजपा से है, जो पहले सपा से थे अब भाजपा में है, तो उनकी स्थिति मुझे लगता है कि फिर कमजोर होती है। लेकिन आज की तारीख में बांदा में भी आर.के. पटेल मुझे मजबूत दिखाई देते हैं, वो कृष्णा पटेल उनके सामने गठबंधन से है। तो इस तरीके से अलग अलग सीटों का मैंने आपको, जहां जिधर फतेहपुर में बीजेपी मुझे भारी दिखाई देती है, और हमीरपुर, जालौन, बांदा, झांसी, अमेठी, रायबरेली, कानपुर, रायबरेली, लखनऊ, मोहनलालगंज भारतीय जनता पार्टी के कौशल किशोर चुनाव जीतेंगे। बाराबंकी में फिर एक बार पूनिया के बेटे जो है वो बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां भी ये कहना, लेकिन ये लड़ाई तगड़ी होने के बावजूद बाराबंकी में कांग्रेस का पलड़ा मुझे भारी दिखाई देता है। तो कुल मिला के चुनाव के नतीजे आने तक इंतजार कीजिए। मेरे इस आकलन में देरी की वजह यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जो सीटें पिछली बार हारी थी उसमें से कुछ जीत सकती है, और जो जीती थी उसमें से कुछ हार सकती है। तो ये जाते जाते 2019 का मुकाबला 60-62 सीटें जो बीजेपी जीती थी उसी के आसपास होगी। लेकिन कई बार लगता है कि सीटों का अंतर बढ़ भी सकता है, कहीं ऐसा ना हो हार जीत, मुझे लगता है कि हार जीत का अंतर कम होगा, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि सीटों का अंतर भी कम होगा। बहरहाल 4 जून तक इंतजार कीजिए। 6ठा और 7वां चरण तो मेरा दौरा आप देख ही रहे हैं। 6ठे चरण का आकलन मैं तुरंत अगले दिन ही लेकर हाजिर होऊंगा। इस बार देरी के लिए माफी, नमस्कार।